सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। खान साहब ने जो कुछ भी कहा, अगर आप उस पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास फ़ौरन जाइए। इसलिए जो खान साहब के साउंड बाइट से पहले हमने जो कुछ भी दिखाया वो मैं अपने घर से, अपने मोहल्ले से शूट करके नहीं लाया। न्यू नाम नेहाद रियासत मदीना मासूम बच्चों पर तंग हो गई है। मासूम बच्चों की इस्मत दरी के पै दर पै वाक़यात देखने में आ रहे हैं। हुकूमत लिहा फोड़े सो रही है। हुकूमत और ये रियासत जो किसी ज़माने में किसी, मैं अब उसके लिए क्या कहूं, उसने कहा था कि रियासत होगी मां के जैसी, और इस मां ने जो सौतेलापन हमारे साथ निभाया है। अल-अमान अल-हफीज 4 साला जन्नत, जरा इस बच्ची को देखिए, इसके सरापे, इसके वजूद को देखिए, और उसके बाद खान साहब की बात पर जाइए। आपने घबराना नहीं है। दुनिया का कौन सा बड़ा अहमक होगा, ऑस्कर अवार्ड जिसको मिला हो, नोबेल प्राइज हिमाकत का जिसने जीता हो, क्या वो हमारे मोहतरम वजीर आजम की उस नसीहत पर कान धरेगा? और इस नसीहत पर कान सिर्फ इसलिए धरने क्योंकि बुलंद मुकाबिर के मकीनों के बच्चे, उनके अहले खाना महफूज हैं और मेरे और आपके नहीं। रावलपिंडी में 7 साला एक बच्ची को उसके अजीज किसी रिश्तेदार, किसी बदबख्त ने रौंद दिया। ऐसे केसेस में अव्वल तो गिरफ्तारियां नहीं होती, अगर हो जाएं तो सजाएं नहीं। इसलिए कि यहां इंसाफ सिर्फ इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ का मुकद्दर होता है, मेरे और आपके जैसे टटपूंजियों का नहीं। क्योंकि हम 5 साल झक मारने के लिए सिर्फ हुकूमतों को मुंतखब करते और अपने आप को जमहूर कहलाने के आदी हैं। ऐसे वाकयात इमरान खान के दौर में नहीं हो रहे, ऐसे वाकयात आसिफ अली जरदारी के दौर में भी हुए, ऐसे वाकयात नवाज शरीफ के दौर में भी हुए। लेकिन इन तीनों अदवार में जो कॉमन बात थी वो ये कि ना उस वक्त किसी को सजा हुई और ना अब हो रही है। उस वक्त ज़ैनब का केस अगर मीडिया ने टेकअप न किया होता तो उस मरदूद को सजाए मौत न मिलती। लेकिन आज इस नाम नेहाद रियासत मदीना में जिसके वाली मेरे मोहतरम वजीर आजम, जिनकी नेकोकार होने पर न सिर्फ मुझे यकीन है, मेरा ईमान है, बल्कि हुकूमती गुमाश्ते ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं। सवाल चना जवाब गंदुम, सवाल नाम पूछा जाए वो शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे। मैं ये पूछूं इमरान खान हुकूमत डिलीवर क्यों नहीं कर रही, वो बताते हैं इमरान खान है, नेकोकार आदमी है। होंगे, हैं, मैं मानता हूं, स्याही सिर्फ मेरे नामा अमाल में है, लेकिन इमरान खान साहब का ये काम भी तो है, इस रियासत का, इस हुकूमत का एक ये काम भी तो है कि ऐसे बदबख्तों को चौक चौराहों पर लेटाओ, उसके लिए कानून साजी करो। ये कौन करेगा? पुलिस इस्लाहात का नारा किसने दिया था? वाली मदीना को अपोजिशन जमातों को ललकारने से फुर्सत नहीं है। इस वक्त ही उनका सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ, हालांकि वो दागे मफारकत दे चुके हैं, इस वक्त भी वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को याद फरमा रहे हैं। पूछना यह था हुजूर के जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रियासत आपकी आइडियल थी, उस पर अमल दरामद के जरिए आप इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, या सिर्फ ख्वाब की तरह एक नारे को बेच बेच करके अपनी रोजी हलाल करने के लिए हम झक मारते रहेंगे? इस रियासत मदीना में मासूम बच्चों के, उनसे ज्यादती करने वाले बदबख्तों मरदूदों को सजा हो या ना हो, लेकिन बहरहाल इस मुल्क में कुछ लोगों के लिए जजा और जिंदगी के कुछ खुशगवार लम्हात तो जरूर हैं। आप अगर परेशान हैं तो ये आपका मसला है। अब देखिए एक छोटी सी ऐसी 30 सेकंड की चश्मकुशा वीडियो, जिसको लिबरल्स, जिसको सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स ये कह करके इधर उधर कर देंगे कि इसमें एन तफरी के अलावा तो और कुछ भी नहीं है। ये इसी कराची, इसी नामनेहाद रियासत मदीना के एन कल्ब में होने वाली एक डांस पार्टी का ओपन एयर थिएटर अहवाल है, जिसमें जाहिर है कि कोई मिडिल क्लासिया मुझ जैसा तो फटक भी नहीं सकता। ये सब बिग शॉट्स की फ्लाइटें हैं, जिनके बारे में बात करना अपनी रोजी, अपनी जिंदगी, अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। और यहां कोई गलत काम भी नहीं हो रहा, मुझे उस पर भी एतराज नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जो झक मारे, मुझे क्या लेने देना। कॉन्सर्ट्स
तफरीहात ये इंसान की ज़िंदगी है, ओके मान लिया, लेकिन इस रियासत मदीना के जो वाली हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, वो कुछ और काम भी करेंगे। ये जो लोग हैं, इनको आया उनका वो मसला है जो इस वक्त मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो 4 साल बच्ची, वो 7 साल बच्ची, वो जैनब जिसको उस बदबख्त ने रौन दिया था, इनका वो मसला है कि उन बच्चियों के वालिदैन को इंसाफ दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंसाफ सिर्फ नवाज शरीफ की घर की बांदी नहीं है। ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं, ख्वाब देखना मेरे ख्याल है इंसान की सेहत के लिए बेहतर भी है। और वैसे भी यहाँ अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के वाक़यात सुना करके काम चल रहा हो तो किसे फुर्सत कि वो वाक़यतन उस रियासत को बनाने की कोई जुस्तजू करे ही। अब आप देखिए खान साहब का एक चश्मकुशा साउंड बाइट, आज उन्होंने एक जलसे से खिताब फरमाते हुए हमें क्या कुछ बताने की कोशिश फरमाई है। जब आप तब्दीली लेके आते हैं तो ये माफिया आपके सामने खड़े हो जाते हैं। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं आया, इमरान खान इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आया। और तब्दीली तब आएगी जब इन माफिया को शिकस्त देंगे। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। अब हम आते हैं अपनी असल स्टोरी पर। वज़ीर आज़म मौसूफ मेरे ममदूह, मेरे मसीहा, तौबा इस्तग़फ़ार तौबा तिल्ला पर उतर आए हैं। फरमान हुआ है कि आइंदा सियासी जमातों के कायदीन के खिलाफ इस किस्म की लबकुशाई नहीं करूँगा, जिसका सबूत उन्होंने पिछले दिनों दिया। बता रहे थे कि कंटेनर पर से मेरी ज़ातियात पर बहुत हमले हुए, इसलिए मैं बहुत गुस्से में था और मौका पाते ही मैंने दिल की भड़ास निकाली। अक्ल चकरा के रह गई। एक रियासत का, एक हुकूमत का सरबराह इतना जज्बाती कि उसे अपने आप पर कंट्रोल ना रहा। ये तो मेरे जैसे अगर अकल के अंधे लूले लंगड़े अगर ये काम कर रहे हैं तो समझ में आता है कि उनको देखने वाला पूछने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ तो पूरी रियासत का बोझ हमने, पूरी हुकूमत का बोझ हमने खान साहब पे डाला है। खैर, फरमाते हैं कि बतौर वज़ीर आज़म मुझे ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। ये बात तो हम डे वन से कह रहे हैं कि जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू आपको ज़ेब नहीं देती हुजूर वाला। ताहम एक सनसनीखेज़ इंकशाफ करते हुए मेरे मसीहा ने फरमाया है कि मुझे सबसे ज़्यादा गम जिन वाक़यात का और जिन हादसात का हुआ है माज़ी करीब में, उनमें से एक है सानह साहिवाल। पूछना ये था हुजूर, आपको हमने गम करने, मातम मनाने के लिए वहाँ भिजवाया है जहाँ आप हैं मसनद इक़्तिदार पर, या हमने अपने दुखों की दवा के लिए आपको जो है वो इंतखाब आपका किया था? अपोजिशन आपको लाख तोहमत देती रहे, सेलेक्टेड फलाना ठिकाना, मैं नहीं मानता है। आप हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हुजूर कुछ थोड़ा सा सबूत आप भी तो दीजिए। वज़ीर आज़म ने फरमाया कि हुकूमत बहुत मजबूत है, कहीं नहीं जाती। हुजूर ये गुमान तो ज़िया-उल हक़ से लेकर के, भुट्टो से लेकर के और नवाज शरीफ तक हर आदमी को था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। मामला ज़रा कुछ गड़बड़ेशन का शिकार हो जाते हैं जब इंसान को ये गुमान होता है। फरमाते हैं कि करप्ट अनासिर से जब तक जिंदा हूँ, सांस में सांस है, डील नहीं करूँगा। पूछना ही था कि ये जो नवाज शरीफ के साथ किया है उसे क्या कहेंगे? मेडिकल एनआरओ तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। फरमाते हैं कि परफॉर्मेंस बेहतर बनानी चाहिए, इस बात का एहसास हो चुका है। चलो बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, भी तो सिर्फ 1.5 साल गुजरा है। अभी तो आपने वैसे भी एक हमें नसीहत फरमाई है कि अपोजिशन 3-3.5 साल मेरा चेहरा देखने की आदत डाल ले। हुजूर ये तो आपके अंदाजे हैं, पता नहीं मुद्दत अल्लाह ताला तय करता है। ताम एक सनसनीखेज बल्कि अजीब सी, या शायद यूँ समझिए कि रूटीन की बात जो हुई है, एक मरतबा फिर उन्होंने उस्मान बुज़दार पर अपने एतमाद का इजहार फरमाया है। तनकीद निगार ये कह रहे हैं कि गालिबन ये सवारी वज़ीर आज़म को लेके ही जाएगी। वल्लाह आलम हकीकत क्या है। एक और इंकशाफ फरमाते हैं कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम भी शुरू हो चुका। गोया इसका मतलब है कि पाकिस्तानी अवाम अब उम्मीद रखे परवेज़ खटक साहब के बारे में जो मुबैना रिपोर्ट है, बल्कि मुबैना की रिपोर्ट तो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, उसने जो सवालात उठाए उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जब वो खैबर पख्तूनख्वा पर नाजिल थे, इसका मतलब है कि अब कुछ सुनवाई होगी उसकी।
इसका मतलब है कि वो जो कियानी ग्रेट कियानी के हवाले से वो जो मामलात हुए थे, दवाओं में जो कीमतों में अचानक इजाफा हुआ था, उसके बाद फिर उनकी विकेट लेकर के उनको साइड पे कर दिया गया था, ताहम आज भी वो इजलासों में खान साहब के आसपास ही होते हैं। इसका मतलब है कि अगर जज़ा और सज़ा का निज़ाम कायम किया जा चुका तो अब आमिर कियानी से भी पूछगछ होगी। इसका मतलब है कि अब बच्चों की इस्मत दरी करने वाले दरिंदों को चौक पर लटकाया जाएगा। रियासत मदीना हम बनाने जा रहे हैं गालिबन। मैं अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद है मोहतरम याकूब शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। मोहतरम राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे। याकूब शेख साहब के पास स्ट्रेट अवे बगैर किसी वक्त ज़ाय किए मैं जाऊँगा। हुजूर वाला बहुत देर की मेहरबान आते आते जब सवारी निकल गई उसके बाद मेरे मसीहा को ख्याल आया कि ये गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। हुजूर, आपके ख्याल में अगर एक हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव इस लेवल की गलतियां करने लगे तो फिर उस कौम की बका की, उस कौम का मुस्तकबिल किस हद तक उसकी गारंटी दे सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसुल्लाह साहब मेहरबानी। सर नूरुल आरफीन नजर आ रहे हैं आप नूरुल आरफीन साहब, सॉरी, आज आप बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही है आज की जो तकरीर थी ये तो मैं समझता हूँ ये लुब लबाब था उस पॉलिसी का जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको बताई है कि आगे क्या होने वाला है और क्या हम करने जा रहे हैं। आपको एक एक फ्रंट से आपको पकड़ के अगर बताऊँ तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको तसल्ली रखनी चाहिए। इंशाल्लाह हम सही रास्ते पे रवाना हो चुके हुए हैं और इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता। हर वक्त गलती की गुंजाइश होती है, हर वक्त उसको ठीक करने की गुंजाइश होती है और इसी वजह से हम जन्नत से उठा के यहाँ ज़मीन पे लाए गए थे कि हमने गलतियाँ की थी वहाँ पे। आज इंसान से गलती हो सकती है और आप इसको ये पकड़ लें कि जी बस ये तो एंड हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो रिज़ॉल्व और जो प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर साहब का वो आपको मालूम है, वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। आप ये भी याद रखें कि आज से 1.25 साल पहले जिस पोजीशन में पाकिस्तान था, आपको ये याद रखना चाहिए कि माफिया के हाथों वो इतनी गिरफ्त में था कि उसको वहाँ से निकलना नामुमकिन से भी कहीं आगे कोई लफ्ज अगर आपके पास है तो वो कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए अगर आपको नागवार न गुजरे, मैं ये पूछना चाह रहा था जनरल नॉलेज के लिए, अगर आप चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं। वज़ीर आज़म का वो जो शिकवा था वो किस हद तक वैलिड था कि कंटेनर पर खड़े होकर मेरी ज़ातियात पर हमले किए गए? हुजूर, माजी के झरोकों में अगर मैं झांकता हूँ तो गड़बड़ेशन हो जाती है। खान साहब ने खुद जब वो अपोजिशन रहनुमा थे कंटेनर पर खड़े होकर के क्या कुछ नहीं किया, सब एक तारीख है, कैसे फरामोश कर सकते हैं? कैसे आप माजी के झरोकों को जो है वो बंद कर सकते हैं? आप उस धरने को और इस धरने को कंपेयर नहीं कर सकते। नूरुल आफीन साहब, आप देखें ये आज़ादी के नाम से एक फसादी मार्च था जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज़ादी मिल चुकी हुई है उस फसादी मार्च से, और वो आपके सामने है कि आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। आवाम ने उनका प्लान ए मुस्तरद कर दिया और उसकी कोई परवाह नहीं की। उसके बाद उन्होंने प्लान बी शुरू किया और प्लान बी भी उससे भी बुरे तरीके से ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने प्लान सी शुरू किया और प्लान सी का मतलब ये था कि छोड़ो यार, अब कुछ बनने वाली नहीं है और किस से वास्ता पड़ गया हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आवाम की कोई पजीराई इनके साथ नहीं थी, कोई प्रोग्राम इनके नहीं थे, कोई तरक्की की तरफ इनका रहा नहीं था। आप सिर्फ याद रखें कि क्या पाकिस्तान इस हाल पे था कि आप कहेंगे यार बड़ी अच्छी हालात थे। आप ये नहीं भूलना चाहिए आपको कि पाकिस्तान कितना कर्जों में डूब चुका था और फिर उसके बाद पता है मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। याकूब शेख साहब, आप जब ये था पे जोर दे रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं, हम अमेरिका में बसने लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कैनेडियन शहरी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दुनिया की आखिरी सुपर पावर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हमने दुनिया को कर्जे देने शुरू कर दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप और शाह अब्दुल्ला अब इमरान खान साहब की गाड़ी चलाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दुनिया में वो वाहिद बशर हूं जिसका प्राइम मिनिस्टर दुनिया में आखिरी कोई तगड़ी असामी है, बाकी सब इस दुनिया में जो है वो मलकुल मौत की नजर हो चुके हैं। हुजूर वाला, मतलब खुशगुमानी की भी कोई लिमिट होती है। अगर आप दिल पे हाथ रख के देखें ना तो मेरे ख्याल में आपको ये महसूस होगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान सही रास्ते पे गामजन हो चुका है। जो तबाहियों और हालात जो इन्होंने ख़राब किए पाकिस्तान के, वो अब इंशाल्लाह सुधरने लगे हैं। हमारी पॉलिसीज़ ठीक हैं, हमने माफिया की गर्दन पे हाथ डाला है और हमने उन लोगों को। सर एक सेकंड रुकिएगा, सर एक सेकंड थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। याकूब साहब, आपने माफिया की गर्दन पे हाथ डाला है। मैं आपको ये बताते हुए नहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि आप जिसको माफिया माफिया कह के इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़ गए झटके में, उस माफिया का एक कारिंदा इल्ला माज़िल्ला, मैं बहुत माजरत चाहूंगा राना अरशद साहब से,
लेकिन ये आप ही के अल्फाज हैं जो मैं कोट कर रहा हूं। आप नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को माफिया कहा करते थे, आप फजलुर रहमान साहब को माफिया कहा करते थे। नवाज शरीफ साहब तो टाटा बाय बाय करके चले गए इलाज के नाम पर, ठीक है, वो इलाज ही के लिए गए, मेरा ये यकीन है। लेकिन हुजूर वाला ये अब इस तरह की बड़ी बड़ी ढींगे मारना, शेखियां करना कि हमारा पांव दुश्मन के गर्दन पे है और हमने गुरदासपुर पे झंडा लगा लिया, हुजूर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बेहतर यही है कि अकल के नाखून लेते हुए आप ये तय कर लें कि शिकस्त फाश इमरान खान सरकार को हो चुकी, नवाज शरीफ साहब ठेंगा दिखा के जा चुके, रह गए जरदारी, उनकी मूंछ का बाल भी आप तोड़ नहीं पाएंगे। मैं पाकिस्तान की वो वाहिद आवाज़ों में से एक हूँ, चंद आवाज़ों में से, जो डे वन से इस बात पर अल्लाह की ज़ात के बाद यकीन रखता है कि आप उनका कख नहीं कर सकते। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आप बहुत कुछ कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं। हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ राना अरशद साहब के पास मैं जाऊँगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। राना अरशद साहब, हुजूर वाला कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं राना अरशद साहब ये मुझे बताइएगा, खान साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ को मैंने जब सीढ़ियां चढ़ते देखा तो मुझे अल्लाह की वहदानियत पर यकीन आ गया। हुजूर मतलब एक कमज़ोर से कमज़ोर अकीदे का मुसलमान भी अल्लाह की वहदानियत पे यकीन उसे हम वक्त रहता है। ये खान साहब को हमारे सिस्टम पर, हमारे मामलात पर क्यों अचानक से उनको यकीन उनका हट गया था? क्यों उन्हें ऐसा खुशफहमियाँ उनको लाक हो गई थी? ऐसा लगने लगा था कि जैसे ये वाकई नया पाकिस्तान बन गया है, हालांकि सब वैसे ही है माँ सिवाय हमारे वज़ीरों की खुशफहमियों के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो इंट्रो में अपने खसूसी ब्रीफिंग दी, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आज इमरान खान नियाज़ी साहब का जो ख़ताब था अपने आबाई गांव मियाँ वाली, वो ऐसी अहम को कि जन्नत में बस रहे थे। वो ये फरमा रहे थे कि सिर्फ 35 पैसा पाकिस्तान का रुपया डीवैल्यू हुआ है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये खान साहब के ही कारनामे हैं। अगर 31 मई 2018 में आप जाएंगे, पुराना पाकिस्तान जो आपके और हम सब के आबाओ अजदाद ने बनाया था, जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार की तरवीज था, तो उस पाकिस्तान में तो 50 रुपये किलो चीनी थी, आज 90 रुपये किलो चीनी है। उस पाकिस्तान में तो गरीब को मेडिसिन मिलती थी, आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल में मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और वजीर आजम जो है वो कंटेनर से नीचे नहीं उतरते। ये कैसा पाकिस्तान बसा दिया है कि जो बट्टे पर ईंटें 5500 की 1000 थी, आज 11000 की हो चुकी है। बिजली कल फिर 1 रुपये 82 पैसे महंगी कर दी है इस इमरान खान नियाजी साहब ने। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि लाहौर के अंदर मार रोड पर नाबीना अफराद एहतजाज पर बैठे हुए हैं, टीचर एहतजाज पर बैठे हुए हैं। उसके बाद कंप्यूटराइज लैंड रिफॉर्म सेंटर के मुलाजमीन एहतजाज पर बैठे हुए हैं। और अर्ज ये करना चाहता हूँ कि वो अपना नमल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। और हकीकत तो ये है कि आज वो मियाँ वाली और डीजी खां के मुझे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला महसूस हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो डेंगू के मरीज़ मर रहे हैं, जो कैंसर के मरीज़ मर रहे हैं, और उससे बढ़कर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। काश वो अली गिलानी कश्मीर के हुर्रियत पसंद रहनुमा के लेटर का जवाब देते। काश वो जो खुद कह रहे थे कि डॉक्टर फैसल साहब ने मियाँ नवाज साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं और वो वाकई बीमार हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब घबराहट में तकरीर कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे और उनके पांव ज़मीन से उखड़ चुके हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रहबर कमेटी के फैसले के मुताबिक सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, आज थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा करते हुए मैं याकूब शेख साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि याकूब शेख साहब का जो है इस वक्त बड़े मामलात हैं, बहुत कुछ है जो वो कहना चाह रहे हैं। हुजूर वाला शुरू हो जाइए। मुझे तो आज आप भी बहुत गुस्से में नज़र आते हैं और जनाब राना साहब जो कुछ कह रहे हैं अनबिलीवेबल इस वजह से है कि ये भी कोई पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। मैं गलत लफ्ज़ नहीं कहूँगा। देखिए, आप आज देखें कि पाकिस्तान का इमेज क्या है, बाहर की वर्ल्ड में आप देखें
कि आपके ऊपर लोगों ने, आपके ऊपर जो कंट्रीज़ ने, आपके ऊपर डोनर्स ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो गया हुआ है और आप रैंकिंग जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की थी 136 के से उठा के आप उसको 108 पे लेके आए हैं। आपकी रेमिटेंसेस ने इस वक्त सरपास कर लिए हुए, आपकी जो 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 बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें प्लस हो गए हैं, उसमें सरप्लस हो गए हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, ये आपको ये चीज़ माइंड करनी चाहिए। उसके अलावा आप देखें कि जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैंने आपको अर्ज़ किया और स्टॉक एक्सचेंज हमारी पॉजिटिवली बिहेव कर रही है और जो डोनर्स की एक ट्रस्ट है हमारे ऊपर, वो आपको ये मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि देखें आपके ऊपर भरोसा, आपके गांव वाले, आपके शहर वाले आपको उस वक्त चौधरी मानते हैं जब आप में कोई बात होती है चौधरी वाली, ठीक है ना, यानी आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त उस पोजीशन के ऊपर है कि बाहर की कंट्रीज पाकिस्तान को आके अपने मामलात में भी मुदाखिल कर रहे हैं कि आए हमारे मामलात को हल करें और साथ में जो डोनर्स हैं उनकी 100% ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर कायम हो चुकी हुई है और हर कंट्री पाकिस्तान को इसको हेल्प करना चाह रहा है। तो आप ये ना कहें कि जी सर मैं थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा करूंगा याकूब शेख साहब, एक ज़िमनी सवाल इस हवाले से, एक ज़िमनी सवाल ये क्या कह रहे हैं, एक ज़िमनी सवाल इस हवाले से आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हुजूर, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पिछले दिनों भी उठाया था, आज भी मैंने उसके हवाले से बात की है। सर ये मुझे बताइएगा, एक बदबख्त पकड़ा गया है सुहेल अयाज नामी, आपके अनमोल रतन शौकत यूसुफजई ने उसे वर्ल्ड बैंक के गले में डाला था, चाइल्ड सेक्स रैकेट्स चला रहा है ये कमजर्फ इंसान। ये 3.5 लाख रुपए, ज्यादा नहीं, माहवार तनख्वाह ले रहा था। ये केपी के हुकूमत का मुशीर था, इसको तंबू किया गया और बहुत सारी चीजें हुई, एक बच्चा रिकवर किया गया। उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम में वो रिपोर्ट शामिल की, एक मौकर उर्दू जरीदे की वो रिपोर्ट, जिसमें यह इंकशाफ किया गया था कि एक अहम शख्सियत उस बदबख्त को रिलीफ दिलवाने के लिए तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश उसने शुरू कर दी है। और आज उस सिलसिले की पहली कड़ी वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है कि जब वो बच्चा जिसे रिकवर कराया था कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने, वो बच्चा एक मरतबा फिर दोबारा किडनैप कर लिया गया है सुहेल अयाज के खिलाफ, जो मरकजी मुलजिम के खिलाफ अहम तरीन गवाह है। हुजूर, ये नाम निहाद रियासत मदीना जिसे मैं कहता हूँ, जिसे आप वाकई हकीकी रियासत मदीना गर्दानते हैं, वहाँ इस किस्म के बहीमाना जराइम के मुलजिमान की सजाएं क्यों नहीं दी जाती? सुहेल अयाज को क्यों सामने नहीं लाया जाता? क्यों इस तरह के मुलजिमान को चौक पे, चौराहों पे नहीं लटकाया जाता? मेरे प्रोग्राम में मैंने मोहतरमा उज़्मा कारदार से जब ये तज़किरा फरमाया तो पहले जज्बातियत में उन्होंने अपने इस्तीफे की बात की और उसके बाद पूरा प्रोग्राम गुजर गया, वो मुद्दे की बात पे नहीं आई। ये मुझे बताइए, कोई अहम हुकूमती शख्सियत अगर इस मामले पर असरअंदाज हो रही है, जिसके शवाहिद सामने आने शुरू हो चुके हैं, तो न्यू रियासत मदीना और ओल्ड रियासत में क्या फ़र्क है? देखें, ये वाक़यात माशरे में होते हैं और आपका कंट्री 210 मिलियन का है, यहाँ पे जिस रेशो के साथ बाहर में होते हैं वहाँ उसी आबादी के साथ ये वाक़यात होते हैं। ये इंसान के साथ ये चीज़ें हैं, ये गलत हैं। मैं नहीं कहता कि ये चीज़ें ठीक हैं, ये माशरे में नहीं होनी चाहिए। हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ होता है उनको कंट्रोल करे। और मुझे आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो आज हुकूमत आपकी कायम है, क्या कोई वजीर, कोई MNA, कोई सेनेटर जो हमारी पार्टी से या हमारे से अलावा पार्टी का है, कोई इस बात को पसंद करता है? ये एक नाकाबिले फ़हम, नाकाबिले यकीन अमल है और इसको हर शख्स जो भी जी रूह है इस दुनिया में वो इसको बुरा समझता है, कोई भी इसको लाइक नहीं करता। सर, आप, तो मैं भी आप जिस जगह मौजूद है वहाँ ईमान के आखिरी दर्जे पर फाइज रहने से काम नहीं चलेगा कि बुराई को दिल में बुरा जान लिया। माफ नहीं करेंगे। आप हुकूमत हैं सर, आप हुकूमत हैं, बुराई को दिल में बुरा जानना इनफ नहीं है। आपको सामने आकर के उस आदमी को एक्सपोज करना है कि जिसने इस आदमी के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा है, अगर तो रखा है। सर आप हामी तो भरे। ये केस आश्कारा हो चुका है, ये आश्कारा हो चुका है। इस केस को हुकूमत पाकिस्तान देखेगी, हमारी हुकूमत देखेगी और हम इसको ऐसे जाने नहीं देंगे कि इसको अनपनिश्ड रहें वो लोग जिन्होंने ये जुल्म किया और ये इतनी व्यवस्था शजर से उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं। नाज़रीन, कोई कमर्शियल ब्रेक से फौरन वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब हुजूर वाला
ये मुझे बताइए, एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार नामी सवारी पर अपने एतमाद का इजहार फरमाते हुए मेरे मसीहा ने ये कहा है कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो उनके फेवरेट प्लेयर हैं। आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार में ऐसे कौन से हीरे मोती लाल जड़े हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग तंबीह कर कर के थक हारें? वो तज्जियाकार जो कल तक इमरान खान साहब को इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, आज वो फट पड़े हैं, आज वो अदाकारियां कर रहे हैं ऑन एयर बैठे हुए, इमरान खान साहब को हिंदी में चेतावनी दे रहे हैं। उसके बावजूद खान साहब के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। हुजूर चक्कर क्या है? मेरे भाई मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि उस्मान बुज़दार साहब हमारे साथी थे, 2018 तक वो हमारी पार्टी का हिस्सा रहे, हमारे टिकट होल्डर थे। लेकिन जब वो लाहौर में आते थे, क्योंकि वो इलेक्शन लूज़ कर गए थे, तो उनके वालिद साहब हमारे डिप्टी सेक्रेटरी को फ़ोन करते थे कि उस्मान आया है, उससे फ़ाइल ले ले, को काम कर दें। इशू ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो शरीफ आदमी है, लेकिन उनमें एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है कि वो 12 करोड़ के सूबे के चीफ एग्जेक्टिव या चीफ मिनिस्टर बने। अब क्योंकि खान साहब उनके ग्रंटेड हैं, खान साहब को जो खुदा ना खास्ता किसी तरीके से उनको कहा गया है कि इस तोते मैने की कहानी में आपकी जो जान है वो इस तोते में है, और वो तोता जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे। और अब पीरी मरीजी से ये मुल्क नहीं चलेगा। पंजाब के अंदर आप यकीन करें, हमारे असातिज़ा हड़ताल पर हैं, चक्की पर पीसने वाले जो आटे वाला बेचने वाले लोग हैं, उनको कहते हैं कि 48 रुपए फी किलो गंदम खरीदें, यानी 1925 रुपए की किलो मान गंदम लें, और आटा आप 1700 का दें। वो लोग भी एहतजाज पर हैं। मेडिसिन महंगी हो चुकी है, बिजली 100% महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो चुकी है। स्मोक के नाम पर आज भी पंजाब के तालीमी इदारे बंद थे, और पिछले हफ्ते भी फ्राइडे और सैटरडे को बंद थे। ये हुकूमत दफ्तर में बैठी हुई है, इनके दफ्तरों में सिर्फ सौदेबाजी होती है, थाने जो हैं वहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं है। वो सानिया मॉडल टाउन की मिसाल देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि मैं इंसाफ दूंगा, इंसाफ क्या देना है? प्रोसिक्यूशन उनके केस में ही उनके खिलाफ बयान लेकर अदालत में उनकी बेगनाई दी, अदालत ने फैसला दे दिया। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं हम अपील में जाएंगे। अपील में नहीं जाते। आज का खान साहब का खुतबा देखें, माफिया उनके दाएं बाएं हैं। चीनी माफिया कौन है? जहांगीर तरीन साहब। फर्टिलाइजर माफिया कौन है? जहांगीर तरीन साहब। और उसके बाद मेडिसिन माफिया कौन है? इस पे हुकूमती वर्जन जब तक नहीं आता तब तक जिसको वजारत से उतार कर जनरल सेक्रेटरी बना दिया है। मैं समझता हूं कि पूरे इमरान खान साहब की घबराहट का ये आलम है कि वो मुकम्मल तौर पर फेल साहब, मैं आपको ये बात बताते हुए निहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि खान साहब मेरे वजीर आजम, मेरे वजीर आजम, आप कह रहे हैं कि वो घबरा रहे हैं। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए निहायत खुशी हो रही है राना अरशद साहब कि आज एक सनसनीखेज किस्म का इंटरव्यू शाया हुआ है जिसमें वजीर आजम मौसूफ ने मुल्क के एक मारूफ सहाफ़ी, मारूफ कॉलम निगार, मारूफ तज्जियाकार से गुफ्तगू फरमाई है। अपने बुलंद अज़ाइम का उन्होंने इजहार फरमाया। उन्होंने कहा है कि जब तक ज़िंदगी है करप्शन करने वालों से कोई डील नहीं करूँगा, हुकूमत मजबूत है, फॉरेन फंडिंग केस में से भी कुछ नहीं निकलना। इसके अलावा जो अहम तरीन बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, साथ ही याकूब शेख साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुन रहे होंगे, वो ये फरमाते हैं कि आर्मी चीफ की तौसी का मामला कब का हो चुका, लेकिन इस पर भी अजीब व गरीब अफवाहें उड़ रही थीं जिस पर हम इंजॉय कर रहे थे। उनका तज्जियाकार का कहना था कि वज़ीर आज़म मुलाकात में बहुत रिलैक्स और पुरएतमाद थे, बात बात पर कहे लगा रहे थे। उन्होंने भी पिलाई और बिस्किट भी खिलाए, गोया चाय बिस्किट का पूरा सामान था। याकूब साहब, सर ये मुझे बताइए, राना अरशद साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म, जो कि हमें बार बार ये कहते रहते हैं कि घबराना नहीं है, उसके बावजूद वज़ीर आज़म अल्हम्दुलिल्लाह उनके अज़ाइम आसमान को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी चाय बिस्किट खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ख़ुद तवाज़ो फरमा रहे हैं मुल्क के मारूफ साफ़ी, कॉलम निगार और तज्जियाकार की, वो तो इंजॉय कर रहे हैं। राना अरशद साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म घबराए घूम रहे हैं। चक्कर क्या है सर?
ये खुशफहमियाँ है, वो बिल्ली को खाब चिचड़ोगे, ये इस चक्कर में है। कभी ये कहते हैं जी कि हुकूमत गलत आई है, कभी कहते हैं जी फ्रॉड हो गया हुआ है। जब ये खुद जीतते हैं जिस सीट पे तो वो तो ठीक है। अब वही शोरबा हलाल और वोट हराम वाला काम कर रहे हैं ये। हमारी हुकूमत को कोई मसला नहीं है, हमारी हुकूमत बहुत रिलैक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी आज़ादी मार्च फेल हो गई, इनके प्लान ABC सारे मैं क्या लफ्ज़ से इस्तेमाल करूँ, सारे खत्म हो गए। अब इनको बोले अब आप आराम से सुकून के साथ बैठे, कुछ भी नहीं होने वाला। और ये 3.5 साल ये हुकूमत करेगी और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम है और जो पाकिस्तान को जिस तरह की गिराह पे हम लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह अगले 5 साल भी हमारे। इंशाल्लाह, अल्लाह करे सर ऐसे ही हो। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था हुजूर, आप मेरे साथ हैं तो इसका फ़ायदा उठा करके मैं जनरल नॉलेज के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। सर ये जो तजियाकार साहब फरमा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात में बहुत रिलैक्स और पुरएतमाद थे, बात बात पर कहे लगा रहे थे, उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई और बिस्किट भी खिलाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती खुदा न खास्ता, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत होती खुदा न खास्ता, तो इन साहब को येलो जर्नलिज्म का ताना दे दिया जाता, इनकी जो है किरदार खुशी की जा रही होती। लेकिन आज ये साहब जो है वो ऐन हक की बात कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि PTI की हुकूमत है, इमरान खान साहब की मिदत इन्होंने फरमाई है। हुजूर ये मिदत आपके ख्याल में फी सबीलिल्लाह है? मुझे समझ नहीं आती है कि आप उस सहाफ़ी की शिकायत कर रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर की शिकायत कर रहे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स है, उनको कोई इशू नहीं है। और बाकी अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि खुदा ना खास्ता हम कोई लिफाफा पॉलिटिक्स पे हम करते हैं, हमने कोई सहाफ़ियों को खुश करने के लिए कोई हमने उनको एड्स देने हैं। आपने देखा हमारे खिलाफ तो इस वक्त मीडिया सारा यही कह रहा है कि जब से हमने ये मीडिया के ये एड्स और ये बंद किए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने किए, तो उस वक्त मीडिया तकरीबन हमारे खिलाफ है। आप ये कभी सोचे ही नहीं कि हमारी हुकूमत से, हमारे लीडर से, यानी आपको एहसास है कि पाकिस्तान का मीडिया जिसके कंधों पे चढ़कर आप इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़े हैं वो आपके खिलाफ है? नहीं, हम अवाम की ताकत के साथ आए हैं। वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी आपने खुद कहा ना रोल है मीडिया का और हर इदारे का अपना रोल है, लेकिन आप ये नहीं कि हम इलेक्शन लड़के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने कब आपको खुदा न खास्ता कोई ताना दिया? अपनी ज्यादा सीटें जीती हैं हमने, उसके बाद अपनी गवर्नमेंट बनाई है। अच्छा, मीडिया की वजह से आए, मीडिया एक वो नहीं है, एक आंसर नहीं है जिसकी वजह से हम हुकूमत में आए। लेकिन एक अहम अंसर तो आप मानते हैं, लेकिन मीडिया ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंस रखता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर 80% 70% मीडिया आपके खिलाफ है, जो कि परवेज मुशर्रफ के जब खिलाफ हुआ तो फिर परवेज मुशर्रफ के साथ क्या हुआ वो आपने देखा, जो कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ तो आपने देखा उनके साथ क्या हुआ, जो कि जब जरदारी के खिलाफ हुआ तो आपने देखा फिर क्या हुआ। वो अगर 70-80% मीडिया आपके खिलाफ हो गया तो फिर आप कहाँ हैं? परवेज मुशर्रफ का क्या प्रोग्राम था, नवाज शरीफ का क्या प्रोग्राम था, जरदारी का क्या प्रोग्राम था, सारे प्रोग्राम आपके सामने है। मुशर्रफ का प्रोग्राम भी आपके सामने है, नवाज शरीफ का भी, जरदारी। ये मुशर्रफ जो आए थे वो अपना वो एक उनके ट्रेजन के चार्जेस है वो सब फेस कर रहे हैं। आप नवाज शरीफ की बात करेंगे, नवाज शरीफ और जरदारी को आप देखें, वो लूट खसूट के लिए आए थे, आप उनके साथ हमें कंपेयर क्यों करते हैं? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माजी भी बेदाग है, हमारे लीडर का माजी बेदाग है, कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है हमारे ऊपर, कोई ऐसे चार्जेस नहीं जो उनके ऊपर वो सब फेस कर रहे हैं। और वो चार्जेस खुद उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लगाए। ये ना कहे कि वो इल्जाम हमारे ऊपर आएगा कि हमने कुछ केसेस उनके ऊपर बनाए, वो सारे केसेस उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए और उसको फेस कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जो एक नेक नीयत है उसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते। आप उनके साथ हमें कंपेयर भी नहीं कर सकते। आप एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोच सकते कि PTI का लीडर इमरान खान खुदा ना खास्ता करप्ट होगा और वो किसी भी ऐसी किस्म की किसी उसमें होगा कि आप उसके ऊपर इल्जाम लगा दें। इल्जाम लगाना भी दूर की बात, आप देखें कि वो पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आप ये देखें कि वो आवाम के लिए क्या क्या प्रोग्राम लेके आ रहा है। अच्छा सर बस इख्तितामी लम्हात में आ रहा हूँ, राना अरशद साहब टाटा करने ही वाले हैं, लेकिन मुझे जाते जाते एक आखिरी सवाल अगर आप बता दें तो मैं बस फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला फिर आपको खुदाफिज कहूंगा। राना अरशद साहब सर ब्रेक पर पाँव रखिएगा, आपकी तरफ आ रहा हूँ। याकूब शेख साहब मेरे साथ हैं, कहीं लाइन ही ना ड्रॉप हो जाए। सर आपने कहा इमरान खान साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस बात का इदराक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी है। मैं इस बात का भी कायल हूँ कि खान साहब में फाइट बैक करने की जो सलाहियत है दुनिया उसको मानती भी है और जानती भी है। सर लेकिन मेरे पड़ोस में एक बच्चा है, उसने मुझे कन्फ्यूज़ किया हुआ है। वो बच्चा पढ़ना भी चाहता है, दिन रात मेहनत भी करता है, लेकिन उसके बावजूद उसका मुकद्दर इतना स्याह है कि वो हर साल 5वीं में फेल हो जाता है। तो आपके ख्याल में उस बच्चे को हमें उठा करके टायर पंचर की दुकान पे बैठाना चाहिए या हमें उस स्कूल को आग लगा देनी चाहिए जहां वो कमबख्त पढ़ रहा है? अरशद साहब से किया आपने, राना साहब से किया, मेरा सवाल है सर ये याकूब शेख साहब आपसे मेरा सवाल है। की बात की तो वो राना साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। राना साहब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल अपने तौर पे मैंने छांट के लाया हूं, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ। याकूब शेख साहब
यार मुझे ये बताइएगा, आपको सब भूल गए मेरे ख्याल में, इतनी याददाश्त तो आपकी कम नहीं होनी चाहिए कि यार वो जेलों में किस वजह से सड़ रहे हैं। वो इस वजह से सड़ रहे हैं कि हम खुदा न खास्ता उनके खिलाफ के हमारा जाती अनाद है। वो जेलों में इस वजह से सड़ रहे हैं कि हम कोई उनसे कोई बदला पूरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते ऐसी बात नहीं है, हम अगर कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और हम इस वक्त में दिन रात अगर खड़े हैं पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हमारी कैबिनेट की मीटिंग हर कहे कि यार हम ऐसे आगे चले जाते, ऐसा नहीं है। आप यार पार कॉरिडोर्स में आप उन लोगों से भी मिलें कि जो हमें जानते हैं, जिनको ये पता है कि यार ये क्या कर रहा है पाकिस्तान के लिए। आपको कसम खुदा की मजा आएगा। आप जरा दिल पे हाथ रख के ऐसे लोगों से भी मिलें कि उनसे पूछें और उनसे सर दिल पे हाथ रख के तो कार्डियो जाके इंटरव्यू करना पड़ेगा। अल्लाह ताला उस वक्त से महफूज रखे। बहरहाल आप मेरे साथ थे, आपने मुझे बर्दाश्त किया, आपने मेरे हमलों को बड़े खंदा पेशानी से झेला। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अगली मरतबा भी ज़हमत दूंगा। राना अरशद साहब कुछ कहना चाह रहे। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, अब तक जो कुछ है अगर आप इस पर चंद लफ्ज इनायत करना चाहें तो आपको खुली छूट है। एक तो मैं ये कहूँगा कि सहेल अयाज जो खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने एडवाइज़र रखा हुआ था 4.25 लाख पर, वो खान साहब का पसंदीदा शख्स था और जो बच्चों के साथ बदफेली में आउट ऑफ कंट्री भी सजा उसको मिली थी। अब मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि खान साहब जो हैं वो ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का असाब देते हैं, 23 अकाउंट्स हैं उनके। भाई मेरा भाई ये अब चोर पकड़े जा चुके हैं, ऐसे बाबर कह रहा है। 2011 में भी पॉइंट आउट किया, और ऐसे बाबर इनकी पार्टी का ही ओहदेदार है। अब खान साहब के पास कोई जवाब नहीं कि वो अकाउंट्स क्यों छुपाए थे। रियासत मदीना का मैं समझता हूँ इस गलीज ज़बान पर नाम नहीं आना चाहिए, जो खुद नाकाम हो चुका है। भाई गरीब के बच्चे का मुंह से नवाला इसने छीन लिया है। आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, टमाटर महंगे, डॉलर महंगा, और पाकिस्तान का 40% रुपए को डी वैल्यू करके फखरी अंदाज में आज नमल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से अपने जाती बिजनेस की प्रोजेक्शन कर रहा है। उसको डीजी खान मियां वाली याद आ रहे थे, उसको पाकिस्तान वो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ नमल यूनिवर्सिटी जाती बिजनेस नहीं है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म का। नमल यूनिवर्सिटी जो है वो एक वेलफेयर प्रोजेक्ट दे रहे हैं, और हकीकत में ये दौड़ जाएगा। ये राय फरार इस्तेमाल करना चाहता है ये इमरान अहमद खान न्याजी, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इसको भागने नहीं देगी। ये आदी मुजरम है। ये 23 साल में 5 मिनट भी किसी हवालात में नहीं रहा। इसका टेम्परामेंट नहीं है। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मतलब ये आप हवालात में रहने को कोई क्वालिफिकेशन समझते हैं? ये मेरिट है? हवालात में रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो बहुत बुरी बात है। ये तो गंदे बच्चों के काम होते हैं। और दूसरी बात, अगर हवालात में रहना कोई बहुत बड़ा मेरिट है सर, तो मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, सर थोड़ा सा तवक्कुफ, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं खान साहब हवालात में नहीं रहे, आपको याद नहीं है मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही मरतबा खान साहब की शेव बड़ी देखी है। खान साहब मेरे हीरो हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। खान साहब से ज्यादा मुझे कोई और क्रिकेटर दुनिया भर में कभी पसंद नहीं रहा। आज भी खान साहब जब जीन्स पहनते हैं और वो क्रिकेट के हुलिये में होते हैं तो मेरा दिल उनके लिए धड़क रहा होता है। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आपने मेरिट ये रखा है खान साहब हवालात में गए या नहीं गए, खान साहब एक मरतबा हवालात में ज़रूर गए थे कुछ दिन के लिए, और उसके बाद फिर बड़े ज़बरदस्त पैमाने पर जो मुदाखलत की गई थी, खान साहब अपोजिशन लीडर थे उन दिनों, उसके बाद खान साहब को रिहा किया गया था। तो हुजूर ये मेरिट तो खान साहब के पास है नहीं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो बार बार बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। भाई नेल्सन मंडेला तो एक शख्सियत का नाम है। खान साहब आपने 15 माह में मायूसी के अलावा आवाम को क्या दिया है? बेरोजगारी, लाकानूनियत, 1 करोड़ नौकरी की बात करते थे, आपने तो 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, अनफॉर्चुनेटली मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है सर। प्रोग्राम का टाइम हमें इजाजत नहीं देता कि मजीद अपनी गुफ्तगू को जारी रख सकें। साहब, याकूब साहब, इन दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैं शो में सही से खुशामदीद भी नहीं कह पाया कि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। नाजरीन, बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।